हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल तैयारी कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज़ पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं और उनको सिलेक्शन लेने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 13 तक ठीक इसी प्रकार से पढ़े हैं। भाग 14 की पहली क्लास हो गई है, मतलब भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी पहली क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में उसके इतिहास को भी लेकर के कवर कराया गया, जैसे उसमें कार्नवालिस की क्या भूमिका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 1853 के चार्टर एक्ट की, 1858 के चार्टर एक्ट की, 1919 के अधिनियम की क्या भूमिका थी, 1935 के अधिनियम की क्या भूमिका थी, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, पीसी होता समिति का गठन किया गया था, क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे भाग 14 में 2 अध्याय आते हैं, जिसमें पहला अध्याय सेवाएं पढ़ चुके थे। पहली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 309 से लेकर के हम लोग 312 तक पढ़ चुके थे। अगर नहीं पढ़ा होगा जाके जरूर देखिएगा, इस तरीके की क्लास कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी क्लास में आपको बैकग्राउंड नहीं कवर कराया जाता है, चाहे इतिहास हो चाहे जो हो। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से पढ़ाया था, ठीक है, और उसमें भी इसी प्रकार से हम लोगों ने क्लास ली थी। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग, ठीक है। अध्याय 1 में क्या था, सेवाएं थी। सेवाएं का मतलब जो लोग नियुक्त होते हैं उन उन लोगों की सेवा करने के संबंध में क्या क्या बातें थी उनका वर्णन किया गया है भाग 1 सेवाएं। जैसे जो अधिकारी लोगों का चयन होता है, जैसे यूपीएससी जिनका एग्जाम लेती है, ठीक है, जो एग्जाम लेने के बाद जो चयनित होते हैं उनके बारे में क्या क्या काम होना है, वो लोग किस प्रकार की सेवाएं देंगे, उसके बारे में अध्याय 1 में वर्णन किया गया है। हम लोग देख चुके हैं, ठीक है पहले। अब इसमें है लोक सेवा आयोग। तो इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। लोक सेवा आयोग का मतलब कई सारी लोक सेवाएं हैं, जैसे संघ लोक सेवा हो गई, संघ लोक सेवा आयोग। अब राज्यों की भी लोक सेवा आयोग होगी, आयोग है ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भाग 2 में आयोग है। और जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान करते हैं तो वो चीज है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग में ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है जेएसपीसी, ठीक है। इनके बारे में अध्ययन होगा, आयोग है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इसका पहला ही अनुच्छेद आ जाता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 315 में क्या है। तो अनुच्छेद 315 में संघ, ये यूपीएससी हो गया संघ, और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, बोला करिए आंसर, जब पूछा करें ऐसे तो अपने आप भी बोला करिए, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, 315 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। अब जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। जब हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे तो यूपीएससी है, यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम लोग पहले पढ़े थे इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत संघ है, संघ, फेडरल नहीं है, मतलब फेडरल नहीं है भारत, यूनियन है। भारत में यूनियन, फेडरल वाली विशेषताएं नहीं है, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1935 के अधिनियम के तहत कल की क्लास में पढ़े थे कि इसका नाम, यूपीएससी का नाम क्या था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ठीक है, ये था इसका। अब जब भारत आजाद हो गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तब इसका नाम बदल करके यूपीएससी कर दिया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यूपीएससी क्या है, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग है। जैसे यूपीएससी संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग है, वैसे ही एसपीएससी राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो जाएगी। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है कि नहीं, हरियाणा लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये सब हो गया, ठीक है। अब कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं
कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात करते हैं। तो इस संदर्भ में भी कुछ प्रावधान किया गया है, वो जेएसपीएससी में। ठीक है, जेएसपीएससी का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट स्टेट मतलब संयुक्त राज्य, ठीक, ये हो जाता है। अब इसमें क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन। तो इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, ये हो गया। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कब होगा? ऐसे थोड़ी ना कि 2 राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना लिए। 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके निर्णय लेंगे। ठीक, जेएसपीएससी का गठन तभी होगा जब संबंधित प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा। संकल्प अगर पारित हो जाता है, फिर संसद जो है इस संबंध में विधि बनाती है, और विधि बनाने के उपरांत जेएसपीएससी के गठन की बात की गई है। कहने का मतलब यह है, यहां पर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया जा रहा है? जब राज्य विधानमंडल संकल्प पास करते हैं, तब संसद विधि बनाती है। इसका मतलब यहां से ये हुआ कि ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है संवैधानिक संस्था नहीं है, विधिक संस्था है, क्योंकि इसके बारे में संसद विधि के माध्यम से कानून बना करके इसका गठन करती है। और कब करती है? जब प्रत्येक राज्य मतलब जो राज्य सहमत होंगे, वो राज्य, उन राज्य के विधानमंडल जब संकल्प पास करेंगे। ठीक है, तब ये चीज ध्यान देनी है। तो मतलब नोट में इसीलिए लिख दिया गया है कि जेएसपीएससी एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सांविधिक या वैधानिक निकाय। अब इसके बारे में एक चीज है कि जेएसपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, अब ये काम करेगी तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट इसकी तैयार होगी, तो वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगी? तो वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपती है। ठीक है, संबंधित राज्यों के राज्यपाल जितने होंगे उनको सौंपेगी, और प्रत्येक राज्यपाल अपने अपने विधानमंडल में इसको, विधानमंडल के समक्ष इसको प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो पहले से अनुच्छेद 315 से हमको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब सदस्य हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के कुछ अध्यक्ष होंगे, कुछ सदस्य होंगे। तो उन अध्यक्षों की, उन सदस्यों की नियुक्ति भी होगी, तो उनकी नियुक्ति और उनका कुछ कार्यकाल भी होगा। तो उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में वर्णन उसके एक आने वाले अनुच्छेद बाद में किया गया, अनुच्छेद 316 में। ये अनुच्छेद ना याद करेंगे तो भी काम करेगा। ठीक है, पहले क्या था? लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। दूसरा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति की बात और उनके कार्यकाल की बात। ठीक है, अब नियुक्ति होगी। नियुक्ति किसकी होगी? एक तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, और एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। अब जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? संघ की बात है तो राष्ट्रपति करेगा। और उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। अब एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी अभी ऊपर पढ़े थे। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, ध्यान रहे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल राज्यपाल। ठीक है, बस राज्यपाल केवल राज्य के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। बाकी जो बचे संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां से ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब सदस्य होते हैं तो सदस्यों की कुछ संख्या होगी, एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं। इनकी संख्या के बारे में लिखित प्रावधान नहीं है। ठीक है, कि अन्य कितनी होंगे। एक अध्यक्ष तो तय है, एक अध्यक्ष होगा, लेकिन अन्य कितने होंगे ये तय नहीं है। तो अन्यों की संख्या, जो अन्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति है, और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल है कि नहीं? यही चीज है सेम। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं, वही चीज इसमें लिखी गई है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, सेवा शर्तों का भी निर्धारण करते हैं, ध्यान रहे।
और उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इनके सदस्य हो गए, इनके मतलब सदस्यों की संख्या हो गई। अब इनकी योग्यता क्या है? योग्यता के बारे में भी संविधान में कुछ स्पष्ट वर्णन नहीं है, बस एक लाइन कही गई है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग। अब प्रत्येक लोक सेवा आयोग में हर कोई आ गया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसमें प्रत्येक लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, मान लीजिए कितने भी सदस्य, मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो उनमें से 5 मतलब न्यूनतम आधे सदस्य 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अपने पद को धारण कर चुके हों। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब लोक सेवा आयोग के न्यूनतम आधे सदस्य 10 साल के लिए या तो संघ सरकार की सेवा में काम कर चुके हों या भारत सरकार की या राज्य सरकार की सेवा में काम कर चुके हों, तो ऐसे व्यक्ति लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल एक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होगा और एक राज्य आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होगा। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। 65 वर्ष अधिकतम होता है। ठीक है, मतलब 65 वर्ष की आयु अगर वो प्राप्त कर लेते हैं तो उसके आगे इनको पद पर नहीं बिठाया जाता है। ठीक है, और अधिकतम 6 वर्ष के पद को धारण कर सकते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष हो जाता है इधर और 62 वर्ष। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो संघ लोक सेवा आयोग था और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग था, दोनों के प्रावधान लगभग सेम थे, लेकिन यहाँ पर उम्र के बारे में इनके प्रावधानों में अंतर आ गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब त्यागपत्र के बारे में देख लेते हैं। ये त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ठीक है, अब त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग जो होगा, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो कोई भी सदस्य जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग है या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, तो उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक, उसके बाद जो राज्य आयोग के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आता है खतरे की बात। अब 317 अनुच्छेद, तो 317 में खतरा है, तो अनुच्छेद 317 17 खतरा। ठीक है, तो इसमें है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। भैया हटाया जा रहा है या निलंबित किया जा रहा है तो खतरे की बात है ही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अब इसमें यह देखना है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के चाहे अध्यक्ष हों या सदस्य हों, हटाने का अधिकार एक और एकमात्र राष्ट्रपति को है। ये नहीं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं उनको राज्यपाल हटा दे रहे हैं, हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है, गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को हो, गलत हो जाएगा। तो ये राज्यपाल की कुछ ऐसी बातें हैं जो राज्यपाल नहीं करता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का काम, एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम। ठीक है, ये राज्यपाल नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान देना है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं, ये ध्यान देना है। हटाने का काम केवल और केवल राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकते हैं? केवल एक आधार है और वो आधार कदाचार का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लिख सकता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटा सकते हैं, गोपनीयता को भंग करने के आधार पर हटा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शब्द में, ऑप्शन में आपको कदाचार देखना पड़ेगा। कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। और इस कदाचार के बारे में उनको कैसे पता चलेगा इन्होंने कदाचार किया है?
तो उसके बारे में जांच कौन करता है? ना तो उच्च न्यायालय करेगी जांच, ना अधीनस्थ न्यायालय करेगी जांच, भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है वो करेगी जांच। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटाते हैं, और अगर कदाचार के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि कदाचार में ये लिप्त थे, इनको पद से हटाया जाए, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य से और अध्यक्ष को हटाया जाना। हटाता कौन है? राष्ट्रपति, कदाचार के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये चीज होगी, ऐसे रिवीजन कर लिया करिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध। अब पुनर्नियुक्ति इनकी उसी पद पर नहीं हो सकती, अभी जैसे ऊपर देखे थे। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 319 में कहा गया है। 319 में कहा गया है कि कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है, पुनर्नियुक्ति उसकी मतलब एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष तो सबसे ऊपर कुर्सी पर बैठा है, अब वो रिटायर हो गया, तो अब वो किस कुर्सी पर बैठेगा? किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, चाहे वो संघ या राज्य के अधीन किसी भी नियोजन में नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, क्योंकि यूपीएससी का अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब यूपीएससी का सदस्य अगर रहा है, तो यूपीएससी का सदस्य से ऊपर कौन सी कुर्सी आ जाती है? यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष आ जाता है या अन्य स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष आ जाते हैं। ठीक, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। यूपीएससी का सदस्य जो होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या अन्य स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन का भी अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि उस पास अपॉर्चुनिटी है, वो लोअर से उच्चतर जा सकता है लेकिन उच्चतर से निम्नतर नहीं आ सकता, ये ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से एसपीएससी का अध्यक्ष, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष क्या क्या बन सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या अन्य स्टेट पीसीएस का भी अध्यक्ष बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरीके से एसपीएससी का कोई सदस्य है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सदस्य है, तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब उसी या अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक एक दर परत आगे चढ़ते जाएंगे और आंसर हमारा निकलता यहां से चला जाए। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें अगला हम लोग देखते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य। अब लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है कोई कार्य करेगी, राज्य लोक सेवा आयोग है कोई कार्य करेगी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वो कोई कार्य करेगी। तो इनके कार्यों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 320 में किया गया। अनुच्छेद नहीं याद करना है, ठीक है इसका। ठीक, ध्यान। अब यूपीएससी का क्या काम करती है? संघ सेवा हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन करना यूपीएससी का काम है। जैसे पेपर देते हैं लोग, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है, सीडीएस का एग्जाम होता है तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हर साल मई जून में जो होता है पेपर वो। तो संघ सेवा हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन कराती है। 2 या अधिक राज्य अगर अनुरोध करते हैं तो उनके अनुरोध पर भर्ती की स्कीम बनाती है और उनकी सहायता करती है राज्यों की भी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम करते हैं, लेकिन परामर्श इनकी बाध्यकारी होती नहीं, किसी भी संस्था की परामर्श बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कौन सी चीज हो गई? अभी ऊपर पढ़े थे, कदाचार के आधार पर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कदाचार सिद्ध कर दिया है तो राष्ट्रपति उनको हटाने के लिए बाध्य। ठीक है, लेकिन जो परामर्श दिया जाता है ना वो बाध्यकारी नहीं है यहाँ पर। ठीक, ध्यान देना है। और राष्ट्रपति स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। स्टाफ एजेंसी का मतलब ही होता है परामर्श देना, ये समझिएगा। ठीक है, स्टाफ एजेंसी का मतलब ही होता है परामर्श देना। ठीक, ये हो गया। अब सिविल सेवा की भर्ती पद्धति के विषय में सिफारिश देने का काम करते हैं, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना मतलब ट्रांसफर करना, इसके संदर्भ में, और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर अपना परामर्श देते हैं। अभी जैसे पूजा खेड़कर का केस आया है, ठीक है, तो उसमें भी अभ्यर्थी की उपयुक्त है कि नहीं है इसके बारे में प्रमाण पत्र जारी कर देगी ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अनुशासन के संबंध में भी नियम बनाती है या परामर्श देती है। दायित्व निर्वहन के दौरान अगर कोई सिविल सेवक अपना दायित्व निभा रहा है और दायित्व निभाने के दौरान उसको कोई क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति के संबंध में भी ये परामर्श देती है, नियम बनाती है। ठीक है, और सिविल सेवक द्वारा निभाए गए दायित्वों के संदर्भ में जो दायर मुकदमे होते हैं उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हो, उन पर क्या खर्च होता है, उस खर्च को भारत की संचित निधि पर दिए जाने के संदर्भ में भी ये परामर्श जारी करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये
और राष्ट्रपति या राज्यपाल जो विषय सौंपते हैं, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको जो विषय सौंपते हैं वो ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी है ठीक वही कार्य। ठीक है, अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य सेवा आयोग राज्य सेवा के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराती है। ठीक है, जैसे कलेक्टर जैसे एसडीएम वगैरह का पेपर होता है ना, उन सब का पेपर कराती है। ठीक है, राज्य सेवा हेतु, और राज्यपाल को परामर्श देती है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान देने गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां से ये हो गया इनके कार्य। अब हम लोग देख लेते हैं लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि करनी है, और शक्तियों में वृद्धि करने के अगर किसी आयोग है कोई, अगर उसी आयोग को दे दिया जाए कि तुम अपने में शक्तियों की वृद्धि कर सकते हो तो बहुत आतताई हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो इसीलिए लोक सेवा आयोग की शक्तियों की वृद्धि करने के संदर्भ में अधिकार आयोग को ना होकर के अधिकार या तो संसद को है या राज्य विधानमंडल को है। अब यूपीएससी के संदर्भ में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संसद कानून बना करके उनकी शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, और राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनकी शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 321 में है। अनुच्छेद इसका याद नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में देनी है। ठीक, ये हो गया। अब उसी प्रकार से जैसे शक्तियों में वृद्धि कर सकती है संसद और राज्य विधानमंडल, उसी प्रकार से वेतन, भत्ते, पेंशन और कार्यालयी खर्च अनुच्छेद 322 में है। अनुच्छेद नहीं इसका याद करना है, बस ये समझना है कि इनका जो वेतन, भत्ता, पेंशन और कार्यालयी खर्च है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में वो किस निधि पर भारित होगा? भारत की संचित निधि पर भारित होगा। उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं? ऐसे ही याद हो जाएगा ये। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, वो अपना काम करती है, अपना कुछ रिपोर्ट तैयार करती है। तो उस रिपोर्ट का क्या होता है? उस रिपोर्ट को किसके सामने, किसको देती है, किसके सामने प्रस्तुत करती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अनुच्छेद 323 में, इसका अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, इसका अनुच्छेद याद रखना है। अब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा, ना कि राज्यपाल को सौंपेगा। जाहिर सी बात है, यूपीएससी का है तो संघ का है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और ना तो प्रधानमंत्री को सौंपेगा, ना ही किसी लोकसभा अध्यक्ष वगैरह को सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। आयोग की कोई सलाह होती है, अगर स्वीकार नहीं होती, स्वीकार कर लेते हैं, अगर स्वीकार नहीं करते हैं राष्ट्रपति, तो उस स्वीकार न करने का या अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से उनको बताना पड़ेगा कि हम आपके रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये कारण है, इस वजह से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, तो यूपीएससी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती है, राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, और राष्ट्रपति अगर स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो स्वीकृत के कारणों को बताना आवश्यक है। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो अस्वीकृत करने के कारणों को बताना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी है। ठीक, ये चीज हो गई। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को देंगे। ठीक है, और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। और अगर कोई सलाह राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाती है, राज्यपाल उसको मानते हैं। अगर राज्यपाल उस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, तो राज्यपाल अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस अस्वीकृति के कारणों को बताना अनिवार्य, मतलब उस अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक, तो आज हम लोगों की दूसरी क्लास थी इसके बारे में, और पूरा भाग 14 खत्म हो गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये उसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर 50-55 है, एमसीक्यूज हैं, और 50-55 वन लाइनर हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे पीडीएफ हम वहीं पर भेज देंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत जरूरी है, और इस तरीके का नोट्स आपको नहीं मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद,
जय भारत।